बालों वाली एक छोटे कद की बुढ़िया को मकान के फाटक में दाखिल होते देखकर खुशी से चिल्ला उठे। कुछ ने तो उसके सर पर उठाई हुई हल्की फुल्की लेकिन फूली हुई गठरी ले लेने की कोशिश भी की। अम्मा, गठरी मुझे दे दो। अम्मा, मेरे लिए क्या लाई हो, देखूं तो। लेकिन बुढ़िया ने किसी को अपनी गठरी छूने नहीं दी। सर से उतारकर एक बगल में दाब ली। उधर से कोई लपका तो दूसरी बगल में ले गई। साथ साथ किसी को प्यार किया, किसी को पुचकारा, किसी के सर पर हाथ फेरा। जिसने पांव छुए उसका सर चूम लिया। जो आगे बढ़कर गले मिला उसे देर तक सीने से चिपकाए इस आरज़ू में अपनी छोटी छोटी बुझते हुए चिरागों की तरह फीकी फीकी और झुर्रियों के जाल में घिरी हुई आंखें जल्दी जल्दी झपकाती रही कि एक आध आंसू ही टपक पड़े। लेकिन उन आंखों में आंसू थे ही नहीं। जरा सी नमी आई भी तो वो फौरन आसपास की झुर्रियों में जज्ब हो गई। छोटे छोटे पाइंचों वाली हल्की फुल्की छींट की शलवार, गोल गोल आस्तीनों वाली कमीज और जगह जगह से उधड़ा हुआ पुराना स्वेटर और बोझिल दुपट्टा, जिसे पूरी तरह फैलाकर ओढ़ती तो उसका सारा वजूद उसमें छिप जाता। यहाँ छोटे बड़े सब उसको अम्मा ही कहते थे। उसके समधी और समधिन भी, जो करीब करीब उसी की उम्र के थे, उसे इसी तरह पुकारते थे। लेकिन वो असली अम्मा तो सिर्फ कौशल्या की थी, जो इस घर में पिछले 3 साल से ब्याही हुई थी और जिसे मिलने के लिए वो हर महीने लखनऊ से कानपुर चली आती थी। लेकिन कौशल्या उसे देखकर बिल्कुल खुश न हुई। उस वक्त वो अपने साल भर के बच्चे के दूध की बोतल धो रही थी। वो बोतल के अंदर पानी से भीगा हुआ ब्रश चलाती अंदर चली गई थी। उसके अंदर का गुस्सा इस बात से भी जाहिर होता था कि वो ब्रश और बोतल को जोर जोर से झटके दे रही थी। दरअसल वो दिल ही दिल में अपनी माँ को कोस रही थी कि वो क्यों आई है, उसे किसने बुलाया है। वही माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखने की तकलीफ सहकर उसे जन्म दिया था। एक बहुत ही नर्म और कोमल जैसी उसकी जान को अपने सीने की जिंदगी बख्श आंच देकर उसकी परवरिश की थी। रातों को जाग जाग कर एक बांदी की सी खिदमत से भी कहीं ज्यादा त्याग से काम लेकर उसे इतना बड़ा कर दिया था कि अब वो खुद भी अपने घर बार वाली थी, एक बच्चे की माँ थी। और वो खुद भी अपनी औलाद के लिए उसके किस्म के दुख और परेशानियां उठा रही थी। इस बात को अच्छी तरह समझते हुए भी वो दिल में अपनी माँ के खिलाफ उभरती हुई नफरत को दबा नहीं पा रही थी। बाहर की आवाजें सुनकर उसे इस बात का बखूबी अंदाज हो रहा था कि अम्मा ने अब अपनी फूली हुई गठरी में से एक छोटी सी पोटली निकाली है। उसमें लखनऊ की खुशबूदार रेवड़ियां हैं। वो हर एक के हाथ पर दो दो चार चार रेवड़ियां रखती जा रही है। रेवड़ियां पाकर हर कोई खुश हो जाता है। वो समझते हैं कि अम्मा की गठरी में ऐसी मजेदार और अच्छी अच्छी कई और चीजें भी होती हैं, कपड़े और खिलौने भी। लेकिन वो किसी के सामने अपनी गठरी खोलती नहीं थी। कोई शरारत के तौर पर झपट भी लेना चाहता था तो वो उनके हाथ पर दांतों से काट लेने पर आ जाती, क्योंकि उसकी गठरी में दरअसल एक पुराने कंबल, एक मैली सी दरी और एक आध चादर या सेर दो सेर गेहूं के आटे के अलावा और कुछ नहीं होता था। गेहूं का आटा वो इसलिए साथ लाती थी कि वो अपने बेटी के घर की कोई चीज नहीं खाती थी। उसे वो पाप समझती थी। अड़ोस पड़ोस के कई लोग उसे खाना खिलाने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन वहां से भी कुछ खा लेना नामुनासिब समझती थी। जितने दिन वहां रहती अपने आटे की दो चार चपातियां बनाकर पेट भर लेती थी। लोग उसके ऐसे उसूलों की तारीफ करते, उसके गुण गाते, लेकिन कौशल्या ये सब सुनकर भी खुश न होती। बस सिर्फ खौला ही करती, अंदर ही अंदर। आज तो वो फट पड़ने के लिए तैयार नजर आ रही थी। आज वो अपने आप को रोक नहीं सकेगी। अपने ब्याह के बाद वो पहली बार जब ससुराल से मायके गई थी तो अपने साथ अपनी छोटी 4 बहनों के लिए कई कपड़े लेकर गई थी, जो उसे उसकी सास ने दिए थे। इतने सारे कीमती कपड़े देखकर
मोहल्ले भर की औरतों की आंखें हैरत से खुली ही रह गई थीं। किसी को ये आशा नहीं थी कि साबुन वाले, जिन्होंने कौशल्या के ब्याह के मौके पर बहुत कम दहेज पाकर नाक भौं चढ़ा ली थी, वो अपनी बहू को इतनी अच्छी सौगात देकर मायके भेजेंगे। उनकी माली हालत कौशल्या के माँ बाप से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अब तो उनकी दरियादिली की भी धाक बैठ गई। सबने कौशल्या के भाग्य को सराहा। ऐसे घर तो संयोग से मिला करते हैं। बड़े बड़ों की लड़कियां जीते जी नरक की यातना भोग रही थी। माँ के पास कुछ दिन रहकर जब कौशल्या ससुराल जाने लगी, तो माँ ने उसे अकेले में बैठाकर कहा था, देने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे दूं, इतना कुछ कि साबुन वाले तेरे पांव धो धो कर पिया करें। लेकिन बेटी, देने के लिए सिर्फ एक ही दिन तो नहीं है। लड़की को देते देते तो सारी उम्र गुजर जाती है। किसी का ब्याह, किसी का जन्म, किसी की मौत, कोई तीज त्योहार, सभी पर समधियों को पूजना पड़ता है। न जाने पिछले कौन कौन से जन्म का कर्ज लड़कियों के नाम पर चुकाना है। तो देख रही है, तेरी छोटी बहनें गुल की बेल की तरह बढ़ती चली जाती हैं। साल 2 साल बाद दो एक को जरूर ब्याहना होगा। सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ निकाल कर दे दूं, तो फिर इनके लिए कौन सा पहाड़ खोद कर रुपया लाऊंगी। ये तो समझ ले, जो कुछ लेकर जाएगी वो तेरे अपने ही घर से जाएगा। सास ससुर और दूसरे लोगों के मुंह से तो बस 2 शब्द तारीफ के ही सुनने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, घर की लाज निभाना अब तेरे हाथ में है। ये कहते कहते उसकी अम्मा रो भी दी थी। उसे अपने अम्मा के साथ पूरी हमदर्दी थी। उसकी बातें सुनकर कौशल्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और तब अम्मा ने उसे बहुत ही राजदाराना लहजे में बताया था, मैं आपकी तुझे सिर्फ 3 जोड़े दे सकती हूँ। तूने देखे हुए हैं। एक तेरे मामा की शादी पर मुझे मिला था, बनारसी गोटे का शनील का सूट, मुझे अंबाले वाली बहन ने दिया था। और एक सूट तेरे पिताजी कल बाजार से ले आएंगे। कल तू भी तो कुछ कपड़े खरीदेगी, वो सब मेरे कपड़ों में शामिल कर देना। किसी को क्या मालूम, तूने खुद खरीदे हैं या मैंने दिए हैं। घर की इज्जत बचाने का यही एक तरीका है। उसने माँ की तजवीज मान ली थी। अपने ससुराल में जाकर उसने दुगुने कपड़े और दुगुने रुपए दिखाए थे। लोग तारीफ करते थे तो उसका दिल भर भर आता था। फिर ऐसा बार बार हुआ था। कई बार कई नाजुक से नाजुक मौकों पर उसने अपने माँ बाप की लाज बचा ली थी। लेकिन उसकी माँ ने तो जैसे एक दस्तूर बना लिया था। पहले कम देती थी, फिर उससे भी कम देने लगी। अब तो कुछ भी नहीं देती थी। लेकिन लोग समझते थे उसे अम्मा ही सब कुछ देती है। इतनी बड़ी गठरी में सौगातें ही भरी होती हैं। कौशल्या के दिल में मां के खिलाफ नफरत का जज्बा पहले पहल उस दिन पैदा हुआ था जब उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। वो अपने नाती के लिए इतनी मामूली सौगातें ले आई थी कि अगर उसे बाकी लोग भी देख लेते तो भरी ससुराल में उसकी नाक कट जाती, सारा भेद खुल जाता। उस मौके पर भी उसने माँ की कंजूसी पर पर्दा डाला था। माँ की हरकतों को अब वो कंजूसी ही कहती थी, पहले जिसे मजबूरी समझती थी। जब उसकी ननद रुक्मणी की शादी हो रही थी, उस मौके पर तो सारा भेद खुलते खुलते रह गया था। जो कपड़े लत्ते उसने अपनी माँ के नाम पर अपनी सास को पेश किए थे, उनमें एक कपड़ा ऐसा भी था जो कभी उसने अपनी सास के साथ जाकर ही बाजार से खरीदा था। उस कपड़े को देखकर उसकी सास चौंक उठी थी। लेकिन कौशल्या को अपनी गलती का फौरन एहसास हो गया था। उसने झट से कह दिया, ये कपड़ा मेरी अम्मा को इस कदर पसंद आया कि उन्होंने मुझे इसके दाम देकर सौगात के तौर पर यही रुक्मणी को देने का फैसला किया है। उसकी अम्मा ने भी सबके सामने बेझिझक ऐसा गर्व और खुशी जाहिर की थी, जैसे सचमुच उसने वैसा ही किया हो। तब से कौशल्या को उसकी मौजूदगी एक आंख नहीं भाती थी। पहले वो अम्मा का इंतजार किया करती थी, उसे खत लिखकर मिलने के लिए बुलाया करती थी, रात को उसे अपने कमरे में सुलाती थी।
लेकिन धीरे धीरे उसने इस बात की फिक्र करना ही छोड़ दिया कि अम्मा उसके घर में आने के बाद कहाँ सोती थी, कहाँ खाती थी, क्या खाती थी, कुछ खाती भी थी या नहीं। लेकिन अभी तक वो अम्मा से कुछ कह नहीं सकी थी। उसके अंदर अपनी माँ के खिलाफ नफरत का भाव बढ़ता रहा था और आज तो वो उससे कुछ कह ही देना चाहती थी, क्योंकि इस बार उसने उसे बुलाया भी नहीं था। वो अपने आप चली आई थी। वो अब उसे कभी नहीं बुलाना चाहती थी। वो उस माँ को क्यों बुलाए जो उस पर भूत की तरह सवार हो जाती है, जो उसे न कोई खुशी दे सकती थी, न किसी फख्र का एहसास। अचानक कमरे में रुक्मणी आ गई। उसकी ननद शादी के बाद मायके आई हुई थी। यहाँ 2 महीने रहकर आज वापस जा रही थी। उसी से मिलने और अपनी अपनी सौगात देने के लिए दूर और नजदीक के कई रिश्तेदार आ जा रहे थे। रुक्मणी खुश थी। नई नवेली दुल्हन यूं भी खुश नजर आती है जब वो अपनी ससुराल लौटने लगती है। मायके में उसकी बड़ी कद्र और इज्जत की गई थी। इसी वजह से वो खुश दिखाई देती थी। लेकिन कौशल्या को वो अच्छी नहीं लगती थी। इस वक्त उसके कमरे में आकर उसकी तन्हाई में बाधा डालना तो कौशल्या को बिल्कुल नहीं भाया। भाभी, आपकी अम्मा आई हैं। क्या आपको नहीं मालूम? आपको पूछ रही हैं। कौशल्या को मालूम था उसकी माँ बाहर बैठी हुई है, लेकिन उसने रुक्मणी की बात अनसुनी कर दी। दूध की बोतल में तेज तेज ब्रश चलाती हुई पालनी की ओर बढ़ गई, जिसमें पप्पू सोया हुआ था। उसे अनजाने में ही जगा दिया, लेकिन रुक्मणी ने आगे बढ़कर पप्पू को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार से चूमती हुई और ये कहती हुई बाहर निकल गई, अम्मा, भाभी यहाँ है अपने कमरे में। और चंद लम्हों के बाद ही बुढ़िया अपनी गठरी बगल में दबाए हौले हौले कदम रखती हुई अंदर आ गई। कौशल्या ब्रश को बोतल के अंदर इस कदर जोर से दबा गई कि ब्रश टेढ़ा हो गया और उसने छूटते ही मां से कहा, अब मुझसे कुछ मत मांगना अम्मा। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसे घर के लोग न जानते हों। बुढ़िया जहां थी वहीं खड़ी रह गई, हैरान परेशान। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कौशल्या उससे कुछ कहे सुने बिना कमरे से बाहर निकल गई। वो इतनी तेजी से बाहर निकली कि जैसे उसकी अम्मा कहीं उसका दामन न पकड़ ले। उसने कई बार बेटी का दामन पकड़ पकड़ कर अपनी गरीबी का वास्ता दिया था। आज उसकी बेटी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी माँ यहाँ न आई होती तो अच्छा था। वो अपने समधियों से न आकर मिलती, उसे कुछ न देती और लोग कुछ कहते तो कौशल्या बर्दाश्त कर लेती। लेकिन अब जबकि उसकी माँ बिन बुलाए आ पहुंची थी, उसने फैसला कर लिया था कि इस बार वो माँ की कोई मदद न करेगी। वो खुद ही लोगों की बात सुने और नाम धराए। कौशल्या किसी न किसी काम के लिए इधर उधर लपकती फिरती थी। घर में काम की कमी नहीं थी। वो खुद को भी किसी भी काम में लगाए रख सकती थी। सचमुच वो अपनी माँ से छिपती फिरती थी, उससे दूर रहना चाहती थी। अचानक घर भर में शोर मच गया। अम्मा की गठरी किसी ने चुरा ली। अम्मा रो रो कर सबसे फरियाद कर रही थी। गठरी के अंदर बंधी हुई अपनी एक एक चीज गिना रही थी। रुक्मणी के लिए बनारसी साड़ी, पप्पू के लिए खिलौने, कौशल्या के लिए चिकन की धोती, एक एक चीज की खूबी और कीमत भी। मैं उसे दरवाजे के पीछे रखकर जरा देर के लिए बाहर गई थी। हाय, अभी तो मैंने उसे खोला भी नहीं था। किसी को कोई चीज दिखा भी नहीं पाई थी। न जाने कौन उठा ले गया। मेरी तो बुढ़ापे की आबरू लुट गई। अपनी बेटी और समधिन को क्या मुंह दिखाऊं। कौशल्या ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे माँ से ऐसी आशा न थी। वो तो ससुराल की नाक काटे दे रही थी। सब काम छोड़कर वो माँ के पास पहुंची। उसे कमरे के अंदर ले जाकर दबे दबे मगर बड़े कड़े लहजे में कहा, तू अभी चली जा अम्मा। इस घर से फौरन बाहर हो जा, नहीं तो मैं सबके सामने गठरी निकाल कर धर दूंगी। मैं जानती हूं जहां तूने इसे छिपाया होगा। बेटी की आंखों में गुस्से की आग देखकर वो डर गई। कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखती रही, बहुत ही बेबसी से। फिर अचानक उसकी जिंदगी के सारे आंसू एक ही बार उसकी आंखों से छलक पड़े और उसके चेहरे की गहरी गहरी झुर्रियों में से होते हुए उसकी गर्दन तक जा पहुंचे। लेकिन कौशल्या जबड़ा कसे मुट्ठियां भींचे खड़ी रही।
उसकी ओर गुस्से से घूरती रही। बुढ़िया ने अपने बोझिल दुपट्टे के आंचल से अपना आंसुओं भरा हुआ चेहरा पोंछा और फिर धीरे धीरे चलती हुई बाहर निकल गई, घर से बाहर। उसके जाने के बाद कौशल्या ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और रोने बैठ गई। वो बेसुध होकर रो रही थी। उसे अपनी मां का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा और धीरे धीरे कदम उठाते हुए बाहर जाने का दृश्य याद आता तो उसकी घिघी बंध जाती। अचानक वो आंसू पोंछकर बाहर निकल आई। वो जानती थी अम्मा स्टेशन पर गई होगी। जब तक लखनऊ जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, वो वहीं बैठी रहेगी। उसने जल्दी से एक रिक्शा किया। मोहल्ले की आखिरी गली में से निकलने लगी तो उसे अचानक एक दुकान के अंदर अम्मा दिखाई दे गई। कौशल्या ने रिक्शा रुकवाया और जैसे कूद कर दुकान के अंदर दाखिल हो गई। दुकानदार 10-10 के कुछ नोट उसके मां के हाथ पर रख रहा था और उसके दोनों कान सोने की बालियों से खाली थे। अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी। ब्याह वाली रात वो सब कुछ न हुआ जो कुछ मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को अंदर वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने सालों में लिपटी हुई अंधेरे का ही अंश बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी, दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी स्त्रियों की हंसी रात के शांत जल में मिस्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। सब स्त्रियां यही समझती थीं कि इतना बड़ा होकर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे आधी रात के समय सोते हुए से जगाया गया तो वो बड़बड़ा रहा था, कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे। इन स्त्रियों के अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात को उनके पतियों ने जो कुछ कहा और माना था, उनकी गूंज उनके कानों में शेष न रही थी। वे स्वयं रसबस चुकी थीं और अब वे अपनी बहन का बसाने पर तुली हुई थीं। धरती की ये बेटियां पुरुष को यूं समझती हैं जैसे वो बादलों का एक टुकड़ा हो, बरसात में जिसकी ओर मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मनौती मानी जाती है, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं और जादू टोने करने पड़ते हैं। कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने खुले स्थान पर लेटा हुआ मदन इस समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कमबख्त पड़ोसी सप्ते की भैंस उसकी चारपाई के पास ही बंधी हुई थी और बार बार फुंकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने का प्रयत्न करता। ऐसी परिस्थिति में भला नींद आने का प्रश्न ही कहाँ उठता था। समुद्र की लहरों और रात का पथ प्रदर्शक चांद खिड़की के रास्ते अंदर चला आया था और देख रहा था कि दरवाजे के उस ओर खड़ा हुआ मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने मन में एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना आप यूं लग रहा था जैसे वो बिजली का खंभा हो जिसके साथ कान लगाने से अंदर की सनसनाहट सुनाई देती है। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद वो आगे बढ़ा और पलंग को खिड़की में से झांक रही चांदनी की ओर सरकाने लगा ताकि वो दुल्हन का मुखड़ा देख सके। फिर वो ठिठक गया। उस समय उसने सोचा कि इंदु मेरी पत्नी है, कोई पर स्त्री नहीं जिसे न छूने का पाठ मैं बचपन से पढ़ता आया हूं। सालों में लिपटी हुई इंदु को देखते हुए उसने अनुमान लगाना शुरू किया, यहां इंदु का मुंह होगा। और जब हाथ आगे बढ़ा और उसने पास पड़ी पोटली को छुआ तो सचमुच वो ही इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था कि वो आसानी से अपने को उसे देखने न देगी, मगर इंदु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे पिछले कुछ वर्षों से वो भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। ठोड़ी तक पहुंचते पहुंचते आमतौर पर चेहरा लंबोतरा हो जाता है, पर यहां तो सब गोल था। गालों और अधरों के बीच में एक छांवदार गड्ढा सा बना हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे दो हरे भरे टीलों के बीच में होता है। माथा कुछ छोटा था और उसके ऊपर घुंघराले बाल। ठीक इसी समय इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे अपने आप को देखने की आज्ञा तो देती हो, परंतु इतने समय के लिए नहीं। आखिर निर्लज्जता की भी कोई सीमा होती है, या शायद मदन कोई ज्यादती करने वाला था
जिसे वो उसी समय भांप गई हो। मदन ने जरा सख्त हाथों से उसी तरह हूं हां करती इंदु का चेहरा फिर उठा लिया और शराब